बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान से दो खबरें, उसके बाद आलमी सतह पे कुछ इंपॉर्टेंट इतलात आ रही हैं। पेंटागन ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया, व्हाइट हाउस भी इस फैसले में शामिल है। ताजरों को अब मैदान में उतारा गया है। देखिए, ये जो GSP प्लस स्टेटस वाला मामला है ना, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मुकम्मल अंदाजा हो चुका है, या इनके खैर ख्वाहों ने या इनके सोर्सेज ने इनको बता दिया है कि GSP प्लस का स्टेटस शदीद खतरे में है। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और बार बार दे चुका हूं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान में जो हरकतें कर रही है, इन करतूतों के होते हुए GSP प्लस स्टेटस का कायम रहना मुमकिन नहीं है। बतौर पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी हो सकती है, लेकिन हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। GSP प्लस स्टेटस किसी के कहने से, किसी के बयान देने से कभी भी खत्म नहीं होता। ये खत्म होता है वो हरकतें करने से जो आपने गारंटी दी होती है कि आप नहीं करेंगे, यानी इंसानी हकूक की पामालियां, खवातीन के हकूक, अकलियतों के हकूक, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फजाएं सिविलियंस की। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके GSP प्लस स्टेटस को छीनने के लिए काफ़ी हैं। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने GSP प्लस स्टेटस को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हर वो घटिया काम किया जिसके बाद ये स्टेटस पाकिस्तानियों से चला जाता और इसका नुकसान पाकिस्तान को होता। अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया है कि ये काम भी होने जा रहा है, तो इसका मलबा उन्होंने इमरान खान पे डालने का फैसला किया। इमरान खान के बेटे ने यूरोप में बात की इंसानी हकूक के हवाले से, अपने वालिद की गैर कानूनी कैद के हवाले से और जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके हवाले से। उसने कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस वापस लिया जाए, बल्कि इमरान खान के बेटे ने यह स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान की तरह वो भी ये चाहता है कि पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस बरकरार रहे, जिससे पाकिस्तानियों को फायदा होता है। और यही बात जुल्फी बुखारी ने भी की। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पे पहले झूठी खबरें चलवाई गई और जब मीडिया की अक्सरियत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही झूठ है, हमें तो कोई एक छोटा सा जुमला तो दे दे जिसमें उसने कहा हो, चंद चैनल जो है वो गुलामी में इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने ये कर दिया। लेकिन फिर वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको चलवाया गया पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर और अब ताजरों को मैदान में उतारा गया है। इन ताजरों का जो मुजरिम है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने पाकिस्तान में वो हर हरकत की जिसकी वजह से पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस छिन सकता है। और अब ये इल्जामात डालना चाहते हैं इमरान खान पे, जो गुज़िस्ता 3 साल से जेल में है और जिसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के पास GSP प्लस का स्टेटस मौजूद था। अब पाकिस्तान ने वो सारी हरकतें कर दी हैं जिसके बाद ये स्टेटस पाकिस्तान से चला जाए। किसी के कहने से तो नहीं जाएगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश काम आ जाए या बैन अवी सतह पे ये लोगों की कुछ और बातें मान लें या अपने आकाओं के जरिए से या कुछ करके स्टेटस को बचाने की कोशिश करें। ये एक अलग बात है, वरना इन्होंने इंसानी हकूक की वो पामालियां पाकिस्तान में की हैं, वो तबाही फेरी है कि अब इसराइल भी शर्मा रहा है। जिस तरह की हरकतें इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कर दी हैं खवातीन के साथ, खास तौर पर अभी आलिया हमजा को गिरफ्तार किया, एक एक मामले में एक एक शख्स को एक ही वक्त में 6-6, 7-7 शहरों के अंदर मुकदमात में इन्वॉल्व करके 9 मई में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जुल्म का। यहाँ पाकिस्तान की हद तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 मरतबा तो पाकिस्तान में कत्लेआम हो गया है, बल्कि अब ये चौथी मरतबा जब 30 से ज्यादा अफराद फिर शहीद हो गए। जिस दिन आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बारे में एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान भर में लोग, तो उस वक्त भी एक कत्लेआम हुआ। तो ये बार बार पाकिस्तान में हो रहा है। हालात ये पहुंच गए हैं कि इमरान खान साहब के वकील बता रहे हैं कि हम अपील करना चाहते हैं अदालत में और उसके लिए हमें वकालतनामे पे दस्तखत करवाने हैं। हम वकालतनामा लेके जाते हैं तो असल में तो होता ये है कि वकील को इजाजत दी जाती है, वो जाके अपने क्लाइंट से जेल में मिलता है और वकालतनामे पे दस्तखत ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर साहब के हुक्म पे इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें या उनकी बीवी को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आसिम मुनीर साहब होंगे। तो इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जाता और उन्हें किसी किस्म का वकालतनामा साइन नहीं करवाने दिया जाता। अब वकालतनामा साइन करने के लिए जेल की इंतजामिया को दिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया, वो भी वकालतनामा साइन करवा के नहीं दे रहे और इमरान खान साहब के जो वकला है उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अब आ जाए नाजरीन असल खबर की तरफ, जो बड़ी खबरें यहाँ मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक खबर है अमरीकी चैनल CNN से। CNN ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तनाज़े को मजीद बढ़ाने जा रहा है और वो इस बात पे गौर कर रहा है कि सफारती बातचीत अगर नाकाम हो गई, जिसकी कामयाबी के इम्कानात कम है क्योंकि ट्रस्ट का डेफिसिट बहुत बड़ा है ना। देखिए, अमेरिका ने जो मुतालबात रखे, जरा एक नजर आप उन पे डाल लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ईरान ये मुतालबात मान सकता है। मुतालबा नंबर 1 ये है कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रोक दे और यूरेनियम की अफजूदगी बंद कर दे। नंबर 2 मुतालबा। नंबर 3, तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो उसकी इंस्पेक्शन जो है वो इंटरनेशनली करवाई जाए। नंबर 4, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी खत्म कर दे। नंबर 5, जो अमरीकी
वहां पे गिरफ्तार हुए हैं उनको भी फौरन रिहा कर दे। नंबर 6, मशरिक वस्ता में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना मुकम्मल तौर पे बंद कर दे। नंबर 7 उसके अंदर हिजबुल्लाह का बताया गया है। नंबर 8 उसमें हमास का बताया गया है कि उनके साथ कोई ताल्लुक ना रखे, उनकी हमायत ना करे। नंबर 9 इराक में मुदाखलत ना करे, ये भी उन्होंने एक रख दिया है शर्त। नंबर 10 शाम से जो है मुदाखलत बंद कर दे। नंबर 11 यमन में जो हौसी हैं उनकी हमायत बंद कर दे। नंबर 12 तालिबान के साथ कोई ताल्लुक ना रखे। नंबर 13 इसराइल को जो है वो मुखालफत करना इसराइल की बंद कर दे। नंबर 14, अच्छा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मुबैना तौर पे है, एग्जैक्टली तो वो दस्तावेज किसी के पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरेनियम जो है ये हमारे हवाले कर दे। जो 460 किलो एक यूरेनियम ईरान के पास है जिसको 60% तक अफजूदा किया गया है, वो यूरेनियम भी कहा गया कि इसकी जो एनरिचमेंट के बाद जो आपके पास है वो भी हमारे हवाले कर दे। फिर जनाब गल्फ ममालिक के खिलाफ कोई एग्रेशन ना हो, और फिर ये कहा गया कि साइबर अटैक और दहशतगर्दी की सरगर्मियां बंद करें। ईरान से ये हद तक आमेज किस्म का रवैया है, इनमें बेशुमार चीजें जो ईरान नहीं करता, और बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो उनके ईमान का हिस्सा है, उनकी पॉलिसी है। यानी वो ये कहते हैं कि जुल्म और जबर के खिलाफ हम बोलेंगे, जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, वो बार बार कहते हैं। वो ये कहते हैं कि लबनान के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे, शाम के अंदर भी उनकी मुदाखलत रहती है, और सामने यमन, क्योंकि ईरान का बिल्कुल सामने एक कंट्री है और यमन को पानी के रास्ते से सामने ईरान लगता है, और उस तरफ से अगर आप देखें तो इसके पीछे सऊदी अरब है। तो यमन के हवाले से ईरान की अपनी एक पॉलिसी है, जैसे अमेरिका की बहुत सारे ममालिक के हवाले से अपनी पॉलिसी होती है। तो वो अब अमेरिका चाहता है ईरान बिल्कुल अपनी सरहद के अंदर महदूद हो जाए और हर किस्म की दिफाई एक्टिविटी छोड़ दे, बिल्कुल एक बेजरर होम्योपैथिक किस्म का मुल्क बन जाए। ईरान ये मानता नहीं है। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ईरान की भी अपनी शराइत है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी लड़ाई करने का इरादा रखते हैं, ये CNN ने कहा। अब ये जो फौजी मंसूबे हैं जो बनाए जा रहे हैं, इनमें जौहरी तनसीबात या तेल की तनसीबात जैसे अहम अहदाफ पे कब्जा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जमीनी दस्ते भेजने का इम्कान है। इन कार्रवाइयों से भारी जानी नुकसान हो सकता है और जंग खत्म होने के बजाय मजीद तूल पकड़ सकती है। बहुत से अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि मजीद जंग अगर बढ़ाई गई तो जमीनी फौज भेजना नागुजीर हो जाएगा, हर हाल में भेजनी पड़ेगी। लेकिन इस खित्ते के अंदर एक बड़ा तनाजा भी भड़क सकता है, जिसमें तवानाई की तनसीबात और समुद्री रस्तों पर हमले भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप और ध्यान में रखें कि अभी जो इत्तला आई है वो ये आई है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि मजीद 10,000 अमरीकी फौजी खलीजी इलाकों में भेजे जाएं, यानी खलीज के अंदर 10,000 मजीद अमरीकी फौजी भेजे जाए। तो यहां से आप अंदाजा कर लेना कि अमेरिका के अजाइम क्या हो सकते हैं, और इसका फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। यानी ये जो हफ्ता 10 दिन है, इस बीच में चीजें सामने आ जाएंगी कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ईरान बड़ी शराइत मानता है या नहीं मानता। अगर ईरान मान जाता है तो शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अगर नहीं मानता तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगी, फिर अमेरिका को जमीन पे उतरना पड़ेगा। ईरान ने 10 लाख नए फौजी भर्ती कर लिए हैं रजाकार, वो उनको भी लड़ाई में उतारेगा। तो ये अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए आसान नहीं होगा, जिनके फौजी पहले ही खलीजी ममालिक में होटलों में रह रहे हैं। यानी वर्क फ्रॉम होटल की एक हेडलाइन भी चली है यूरोपीय और अमरीकी अखबारात के अंदर। अब ईरान के पास, लेकिन अब आप ये पहले देख लें कि ईरान किसी जगह पे कमजोर पड़ा है या नहीं पड़ा। कुछ ऐसी चीजें जो ईरान के लिए लंबी लड़ाई के लिए जरूरी हैं, उन पे हम एक नजर मार लेते हैं। नंबर 1, क्या ईरान के पास हथियार मौजूद है? बिल्कुल उनका दावा है मौजूद है, और वो चला भी रहे हैं। अभी उन्होंने 82-83 लहरें चला दी हैं, इसकी मिसाइलों की और ड्रोन्स की, इसराइल की जानिब, और लगातार चला रहे हैं। वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं। अभी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें जो तर्जुमान है ईरानी फौज के, इब्राहिम जुल्फिकारी, वो स्केट बोर्ड के ऊपर सेल्फी स्टिक पकड़ के, एक हाथ में अनार का जूस पकड़ के, तो वो जनाब बड़े खुशगवार मूड के अंदर वहां पे सड़क पे जा रहे हैं, और उनके पीछे मिसाइलों के बहुत बड़े बड़े ट्रक वो जा रहे हैं, और पीछे से एक मिसाइल फायर भी हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, ये असली वीडियो है जो इब्राहिम जुल्फिकारी की जारी की गई है ईरान से, और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो रही है। तो हथियार तो उनके पास है और वो ये दावा बार बार करते हैं। नंबर 2, क्या ईरान को जरूरी चीजों की सप्लाई में कमी हो रही है? तो देखें, चाइना हो या रशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, वो ईरान की मदद कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से उन्हें मदद मिल रही है, तो सप्लाई में कमी तो नहीं हो रही। क्या खुराक का कोई बहरान है ईरान के अंदर? अभी तक ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई। क्या ईरान के पास सही इंटेलिजेंस मौजूद है? तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है, और इतनी एक्यूरेट मिल रही है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैरान है कि ये इतने जबरदस्त अटैक कैसे कर रहे हैं। फिर क्या ईरान आलमी तन्हाई का शिकार हुआ है? नहीं, इसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, जबकि ईरान के हवाले से यूरोप कम से कम ईरान के साथ खड़ा है। खित्ते के अंदर ईरान की सूरत मुख्तलिफ है, लेकिन तुर्की या पाकिस्तान इस लड़ाई से गुरेज कर रहे हैं, अफगानिस्तान ईरान की हमायत कर रहा है, चाइना और रशिया ईरान की हमायत कर रहे हैं। तो यहाँ काफी हमायत भी मौजूद है ईरान की, और यूरोप इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है,
और वो बाद औक़ात कहते हैं कि ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। फिर चेन ऑफ कमांड क्या ईरान की बरकरार है? जी वो अभी तक बरकरार है। ईरान इसी वजह से डरता है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता भी किया। उन्होंने कहा जी कि आप बाउंड करें अमेरिका को और इसराइल को कि हमारे लीडर्स का कत्ल बंद करें। ये गलत है और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। तो चेन ऑफ कमांड फिलहाल तो बरकरार है, अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ईरान के अंदर कोई बगावत हो पाई या उसका कोई इम्कान है, कोई अंदर खलफिशार पैदा हो जाए ईरान के अंदर? तो ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा। अब बच्चियों का जो कत्लेआम हुआ और खामनाई की जो शहादत हुई और उसके बाद जो अली लारजानी की जिस तरह शहादत हुई और जिस तरह के उनके बयानात सामने आए, उसके बाद भी तो ईरानी कौम इकट्ठी हो गई। वहां पे हुकूमत और कौम के बीच में अगर कोई दरार थी तो वो भी खत्म हो गई है। एक और चीज, क्या जासूसी का नेटवर्क ईरान में उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था? तो जी अब नहीं कर रहा। ईरान में जो जासूसी का नेटवर्क इसराइल का मुसाद का पहले मौजूद था, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने जासूस पकड़ के जेलों में डाल दिए, मार दिए। तो इस वजह से अब वो नेटवर्क उस तरह से काम नहीं कर रहा। लिहाजा ईरान इस लड़ाई को ऐसा दिखाई देता है कि लड़ सकता है। अमेरिका ने जो टाइम गेन किया, हो सकता है इस बीच में वो एक वॉर स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि जो खलीजी ममालिक है वहां पे बहुत बड़ी जंगी तैयारियां हो रही हैं, जोरों शोर से हो रही हैं। ईरान बार बार इसके बारे में बता चुका है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, ईरान ये भी कह चुका है। और इस हवाले से उसने कहा ये पाकिस्तान भी हो सकता है, ये सऊदी अरब भी हो सकता है, ये हरमैन शरीफैन के इलाके हो सकते हैं, और एक उन्होंने कहा जी मस्जिद अक्सा भी हो सकती है जहां पे इस किस्म का कोई अटैक किया जाए। कुवैत की बंदरगाह अल कबीर जो इराक के बिल्कुल करीब है, वहां पे बड़ी खौफनाक आग भड़क उठी है एक धमाके के नतीजे में। खित्ते में लगातार नुकसान हो रहा है। यूएई और सऊदी अरब ये कभी नहीं चाहेंगे कि आबनाए हुर्मस के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाए। देखिए ना, ये इलाका हमेशा से खुला था। सऊदी अरब के, कतर के, यूएई के, कुवैत के, इराक के तमाम जितने भी ममालिक हैं, बहरीन के, इनके बहरी जहाजों के लिए हमेशा से ये इलाका खुला था। पूरी दुनिया यहाँ से तिजारत करती थी, लेकिन ईरान ने इस इलाके को बंद कर दिया। और अब वो ये कहते हैं कि हम इस इलाके का खराज वसूल करेंगे या इसके ऊपर से हम टोल टैक्स वसूल करेंगे। सऊदी अरब और यूएई कभी भी ये नहीं चाहेंगे, बाकी ममालिक भी ये नहीं चाहेंगे। उन्हें ये इलाका बिल्कुल मुफ्त मिलना चाहिए जैसे माजी में मिलता था। तो इत्तहादियों को मिला क्या? अमेरिका और उसके इत्तहादी अगर इस जंग के खात्मे के बाद भी इस बात पे मजबूर रहते हैं कि यहाँ से जहाज गुजारने का पैसा ईरान को दिया जाए, जो जंग से पहले नहीं दिया जाता था, तो जंग का जो फातेह है वो तो फिर ईरान हो जाएगा। फायदा तो ईरान को होगा। देखिए ना, अब तक की इत्तला के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में इस जंग का किसी ने मुनाफा कमाया है तो वो रूस है। रूस तो अरबों डॉलर कमा रहा है तेल बेच के। जो उसका सस्ता नहीं बिकता था वो उसका महंगा बिकता है अब, और पूरी दुनिया ले भी रही है। रशिया अपनी सप्लाई कर रहा है और दुनिया को इजाजत भी दी गई है कि जनाब आप यहाँ से खरीदें। और अमेरिका का नुकसान हो रहा है लगातार। जो टॉमहॉक मिसाइल्स है अमेरिका के, वही उन्होंने सिर्फ 850 मिसाइल दागे हैं ईरान के ऊपर। ये एक मिसाइल की जो कीमत है ये लगभग $2 मिलियन से शुरू हो जाती है और $4 मिलियन से ऊपर तक जाती है। तो आप एवरेज अगर $3 मिलियन भी लगाएं, यानी $30 लाख का अगर एक मिसाइल है, तो 850 सिर्फ और सिर्फ टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका ने गिराए हैं वहां पे ईरान के अंदर। इसके अलावा उनके 16-17 एयरक्राफ्ट जो है जंगी तैयारे वो तबाह हो गए हैं। उनका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। उनके फौजी भी मारे गए हैं, उनके बहरी जहाज भी तबाह हुए हैं। एक बहरी जहाज लंगरअंदाज है यूनान में, उसके अंदर जो अमला काम कर रहा था वो 200 बंदे अस्पतालों में दाखिल है। तो अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं है, उनके लिए भी ये लड़ाई बहुत मुश्किल रही है। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को अब खत्म करने की पोजीशन में नहीं है। अगर तो सुलह हो जाती है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सुलह नहीं होती तो ये लड़ाई बढ़ेगी। और इस लड़ाई के बढ़ने से दुनिया की हालत क्या होगी, जरा ये एक तस्वीर आप देखिए। ये नाजरीन तस्वीर द इकोनॉमिस्ट के फ्रंट पेज पे लगी हुई, ये तस्वीर आप देखें।